हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एएन क्लासेस। ये वीडियो यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के तहत बनाई जा रही है। ये वीडियो आपके न कि केवल यूपी पुलिस, ये ऑल वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह देखोगे तो क्या होता है? सर्प होता है। तब पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पार्श्वनाथ का अगर बोला जाए तो पार्श्वनाथ जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंध रखते हैं। जैन धर्म से संबंधित हैं। अब आगे बढ़िए। अगर बोला जाए, कहा जाता है वास्तविक ऐतिहासिक पुरुष अगर पूछा जाए तो दो बताया जाता है, दो व्यक्तियों को बनाया जाता है। कौन कौन? फर्स्ट होते हैं पार्श्वनाथ और 2 नंबर पर आते हैं महावीर स्वामी। अब देखिए, एक पारसनाथ चोटी है। पारसनाथ पर्वत चोटी है। इस पर इसका नाम किसे पारसनाथ पड़ा? तो पारसनाथ ऐसी चोटी है जहां पर 20 जैन मुनियों ने क्या किया है? मोक्ष प्राप्त किया है। और पारसनाथ का नाम पहले क्या था? तो पहले नाम था इसका समेत जी शिखर। अब देखिए, पार्श्वनाथ का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ये पड़ा पार्श्वनाथ के नाम पर। समेत जी शिखर का नाम पार्श्वनाथ का नाम पर समेत जी शिखर का नाम बदल क्या कर दिया गया? पारसनाथ। अब देखिए, जैसे हमारे इसमें मिले 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या मिल गया? सर्प मिल गया। वैसे ही और देखते हैं किसका किसका क्या प्रतीक चिन्ह है। तो देखेंगे तो फर्स्ट पर देखिए, यहाँ पर ऋषभ देव का क्या था? वृषभ था। और ऋषभ देव को एक दूसरे नाम से क्या जानते हैं? इन्हें आदिनाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदिनाथ। और देखिए मल्लीनाथ एक ऐसे तीर्थंकर हैं जैन मुनियों में जिन्हें मेल और फीमेल, कोई मेल मानता है कोई फीमेल मानता है। इनका क्या है? जल कलश। क्या है? जल कलश। आगे बढ़िए। 3 नंबर पर अगर मैं देखूं तो 3 नंबर पर है पार्श्वनाथ का तो ऊपर मिल ही गया। क्या चीज? सर्प। तो इनको छोड़ देते हैं यहाँ पर। आगे बढ़िए। और अगर देखना चाहें तो संभवनाथ का देखिए, संभवनाथ का क्या है? अश्व था। क्या? अश्व। और शांतिनाथ का अगर देखना चाहें तो शांतिनाथ का क्या है? हिरण है। तो यहाँ एक ही क्वेश्चन से देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बने? 10 क्वेश्चन। तो इस सभी क्वेश्चनों को एकदम ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो तुरंत क्या करिए? लाइक करिए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वास्तुकला हड़प्पा की एक दुर्ग का भाग नहीं था? निम्न में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? तो वहां दुर्ग में, हड़प्पा कालीन सभ्यता में दुर्ग में क्या क्या हुआ करता था? तो दुर्ग मतलब, इसी दुर्ग को क्या क्या बोलते थे? दुर्ग को ही कई लोग गढ़ भी बोलते थे। आज भी अपने गांवों में देखोगे तो बोलते हैं गढ़िया। वही क्या है? गढ़ या दुर्ग। ये ऊंचाई पर बनाए रखते थे। और 2 प्रकार का होता था। एक होता था गढ़। इसमें लोग क्या रहते थे? इसमें या तो पुरोहित लोग रहते थे। इसमें क्या रहते थे? पुरोहित रहते थे, या प्रशासक वर्ग के लोग रहते थे, या इसमें जो बड़े अधिकारी रहते थे, मतलब प्रशासक वर्ग में वो भी आ जाएगा। तो इसे क्या बोलते थे? गढ़ या दुर्ग बोल देते थे। अब देखिए,
अब यहाँ पर बात आ गई हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पा को क्या देखेंगे, हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता में ही एक स्थान है, कौन सा? मोहनजोदड़ो। क्या चीज? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है, कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये तो हो गया। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो इसके मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मीन्स मृतकों का टीला। और इसे खोजा किसने? तो इसे खोजे थे आर डी बनर्जी। कौन? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो आर डी बनर्जी का होता है रखाल दास बनर्जी। अब ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पूछ दे कि किस जगह पर, किस जिले में, तो अगर जिला पूछ दे तो जिला कौन सा हो जाएगा? लरकाना जिला। कौन सा जिला? लरकाना जिला। अब यहां तक देखिए। और भी देखिए, अगर बोल दिया जाए कि हड़प्पा कालीन, हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं है, तो दुर्ग में धार्मिक समारोह के लिए अग्नि वेदियां बनाई रहती थी, ये बिल्कुल सही है। जनता के लिए आवासीय स्थान, लेकिन ये अभी मैंने अभी बताया कि किसके लिए होता था, या तो पुरोहित के लिए होता था या तो प्रशासक वर्ग के लिए। ये किसके लिए? जनता के लिए नहीं होता था, तो ये गलत हो जाएगा। अनाज के लिए भंडार होता था, और महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार ये भी होता था। तो ये कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा? ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो हम नहीं वाला लगाएंगे। कौन नहीं है? तो जनता के लिए आवासीय स्थान वहां पर नहीं हुआ करता था, इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अशोक के किस अभिलेख में सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक समन्वय की बात की गई है? तो कौन सा हो जाएगा विकल्प संख्या? विकल्प संख्या 1 हो जाएगा। 12वें अभिलेख में सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक समन्वय की बात किया है। अगर अभिलेख आ ही गया है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभिलेख दिया है कि अशोक के कितने अभिलेख हुए? 14 बड़े अभिलेख। 14 क्या है? बृहद अभिलेख हुए हैं। 14 बृहद अभिलेख। 7 क्या हुए हैं? स्तंभ लेख हुए हैं। 14 स्तंभ लेख मिले हैं, जिसमें से 6 क्या हुए हैं? लेख रहित हैं। लेख सहित। और एक क्या है? लेख रहित है। लेख सहित और लेख रहित का मतलब समझ रहे हैं? लेख सहित मतलब लिखा हुआ, कुछ लिखावट उस पर है। और लेख सहित मतलब, लेख रहित मतलब क्या होता है? उस पर कुछ लिखा नहीं है। आ गई बात समझ में? उसके बाद इसने 4 गुफा लेख भी बनवाए हैं। 4 गुफा लेख। गुफा लेख का मतलब, इसमें 4 गुफा लेख में से भी 3 क्या हैं? लेख सहित हैं, और एक क्या है? लेख रहित है। अब लेख सहित का मतलब आप समझ ही गए हैं कि इसमें कुछ लिखा होगा और इसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। अब इसमें पूछ देता है कि चारों गुफा इनका जो बनवाया उसका नाम क्या क्या है? तो इसमें पहला क्या है? पहला आता है सुदामा। झोपड़ी का नाम क्या है? सुदामा। दूसरे का कृष्ण चौपाल। कृष्ण चौपाल गुफा। और क्या है? तीसरे नंबर पर आती है, 1 नंबर पर सुदामा, दूसरे पर कृष्ण चौपाल, तीसरे पर क्या आता है? तीसरे पर आता है विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी। और 4 नंबर पर लोमस ऋषि गुफा। कौन ऋषि गुफा? लोमस ऋषि गुफा। अब देखिए, इसमें बहुत ही मजेदार चीज है। सुदामा, कृष्ण चौपाल और विश्व झोपड़ी, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो गुफाएं हैं, ये लेख सहित हैं। ये लेख सहित हैं। और ये जो गुफा है लोमस ऋषि गुफा, ये क्या है? लेख रहित है। ये क्या है? लेख रहित है। अब यहां से एक नंबर विकल्प देख ही लिए। अब बढ़ जाइए 2 नंबर पर, द्वितीय अभिलेख। द्वितीय अभिलेख में अशोक ने वर्णन किया है कि जैसे मानव का होता है, मानव के लिए अस्पताल, वैसे ही क्या होगा? मानव प्लस जानवरों के लिए भी उसी प्रकार क्या होगा?
अस्पताल होगा, यानी कि औषधि की व्यवस्था होगी। वैसे तीसरे नंबर पर क्या आता है? तीसरा नंबर दिया है 11वां अभिलेख। 11वें अभिलेख में क्या है? तो 11वें अभिलेख में दे रखा है धम्म नीति की मानना। क्या आता है? धम्म नीति। उसके बाद लास्ट और आ जाता है 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख में क्या है? इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका? कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध का। इसमें एक चीज और भी ऐड किया है, इसमें दक्षिण भारत के राजवंशों का भी वर्णन है। राजवंश का भी वर्णन है। तब पूछ लेता है कौन कौन से राजवंशों का इसमें वर्णन है? तो इसमें आते हैं चेर, चोल और पांड्या। चेर, चोल और पांड्य, ये राजवंशों का भी क्या है? वर्णन है। तो यहाँ से एक बार दिखाइए, अशोक के अभिलेख कितने हैं? टोटल कितने हो गए? 14 अभिलेख हैं। वो भी किसे? बड़े 7 स्तंभ लेख हैं, जिसमें 6 लिखे हुए हैं और एक लेख रहित है। फिर आ जाता है गुफा लेख। गुफा लेख कितने हैं? 4, जिसमें 3 लेख सहित हैं और एक लेख रहित है। इसमें आ जाएंगे सुदामा, कृष्ण चौपाल और विश्व झोपड़ी लेख सहित हैं ये 3, और चौथा है लोमस ऋषि गुफा, ये क्या है? लेख रहित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अरबी यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य भारत आया था? तो ये आया था 9वीं सदी में। कौन सी? 9वीं शताब्दी के अंदर आता है। और ये सुलेमानी यात्री कहाँ का था? अरबियों में, अरब में अगर पूछे तो ये कहाँ का था? ईरान का था। क्या था? ईरान का था। अब देखिए 9वीं शताब्दी में कौन से राजवंश में आया था? तो ये राष्ट्रकूट राजवंश में आया था। राष्ट्रकूट वंश का कौन सा राजा था? अमोघ वर्ष के शासनकाल में। अमोघ वर्ष के शासनकाल में आया था, या अमोघ वर्ष के दरबार में आया था। और इसने गुर्जर प्रतिहार शासक था कौन? मिहिर सेन। मिहिर सेन को किस नाम से वर्णित किया? इसने बरुआ कहकर संबोधित किया। बरुआ कहकर के संबोधित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक तो मिल गया दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग उज्जैन में क्या किया था? उज्जैन में महादान यज्ञ कराया था। महादान यज्ञ, हिरण्यगर्भ एंड हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया था। यज्ञ, इसी महादान या हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था कौन सा? नागभट्ट प्रथम। इसने कौन सा कार्य किया था? नागभट्ट प्रथम क्या था? द्वारपाल का काम किया था। दंती दुर्ग ने महादान यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ किया, उसमें गुर्जर प्रतिहार का शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। इसने कौन सा काम किया था? द्वारपाल का काम किया था। अब देखिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से पांडवों की राजधानी कौन सी थी? तो पांडवों की राजधानी कौन सी थी? मदुरई। ये किसकी राजधानी हो गई? पांडवों की। पांडवों की राजधानी। एहोल किसका हो गया? एहोल चालुक्यों का था। एहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्य शासकों की।
तो चालुक्य शासकों की दो राजधानी हुई है, एक पूर्वी चालुक्य, एक कौन से हुए, पूर्वी चालुक्य हुए, और दूसरे कौन से हो गए, पश्चिमी चालुक्य। तो पूर्वी चालुक्यों की क्या थी, पूर्वी चालुक्यों की अगर कैपिटल देखें तो पूर्वी चालुक्यों की कैपिटल थी बेंगी। पूर्वी चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, बेंगी, और पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, वातापी थी। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। यहाँ ये होल में क्या था, चालुक्यों का पहले था राजधानी, लेकिन बाद में क्या हो गया, दो भागों में बट गए, पूर्वी चालुक्यों की बेंगी और पश्चिमी चालुक्यों की वातापी। अब देखिए, अब ये शेष जो बच गए, कावेरी पट्टनम किसकी थी, तो ये चोलों की थी, एक किसकी थी, चोल शासकों की थी। और पुहार, पुहार क्या था, तो ये एक बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर था उस समय का, या ये प्रशासनिक केंद्र था, ये भी बोल सकते हो। सीधी सी बात है, जहाँ बंदरगाह नगर बन जाएगा वहाँ प्रशासन ऑटो में आ जाएगा, तो प्रशासनिक नगर भी हो जाएगा। अब एक और बन जाता है, अगर मैं पूछ लूँ कि पल्लव वंश, कौन, पल्लव वंश की कैपिटल कहाँ थी, तो ये कांचीपुरम थी, कहाँ थी, कांचीपुरम। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली में किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर खोला था, तो ये कौन सा था, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या खोला था, तो ये दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। ये क्या था, तो ये खैराती अस्पताल था, ये क्या था, खैराती अस्पताल था। और क्या क्या काम किया था, दार उल सफा, एक और बनाया था दार उल सफा। इसी के समय पर सर्वाधिक लोक निर्माण कार्य हुए हैं, सर्वाधिक लोक निर्माण के कार्य हुए हैं, लोक निर्माण कार्य हुआ है। इसी के समय पर नहरों का निर्माण हुआ है, नहरों का निर्माण। इसी के समय पर सरायों का निर्माण हुआ। उसके बाद कुछ और भी देख लीजिए, जैसे पूछ देता है दीवान ए कोही का निर्माण किसने कराया, तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये क्या कराया, दीवान ए कोही। उसके बाद पूछ देता है कि दीवान ए अर्ज किसने बनाया, दीवान ए अर्ज का निर्माण तो ये कौन स्थापित किया था, बलबन स्थापित किया था। बलबन को और किस नाम से जानते हैं, तो ये स्वयं को अपने को क्या बनाता था, स्वयं को भगवान का क्या मानता था, भगवान की छाया मानता था, भगवान की छाया मानता था। इसने ही चालीसा दल को खत्म किया, चालीसा दल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया बलबन ने। इसने और कौन सी नीति अपनाई थी, ये लौ लौ एवं किस, लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। बढ़िए। फिर पूछ देता है कि अगर पूछे नारूब ए मुमलिकात, नारूब ए मुमलिकात की स्थापना किसने किया, तो ये मोहम्मद बहराम शाह, मोहम्मद बहराम शाह। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मेवाड़ शासक राणा अमर सिंह किसके शासन काल के दौरान मुगलों की सेना मुगलों की सेवा क्या कर ली, स्वीकार कर ली। तब राणा अमर सिंह कौन थे, तो राणा अमर सिंह किसके पुत्र थे, तो ये राणा अमर सिंह पुत्र थे राणा महाराणा प्रताप सिंह के, महाराणा प्रताप सिंह।
ये कहाँ के शासक थे? तो ये मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने मुगलों के अधीनता किसके शासनकाल में स्वीकारा? जहांगीर के समय पर। अब देखिए, जहांगीर के समय पर ही कौन आया? कैप्टन हैकिंस आया था। कैप्टन हैकिंस आया था। किसके लिए? कैप्टन हैकिंस। कैप्टन हैकिंस आया था किसके लिए? अपने कंपनी लगाने के लिए। लेकिन ये जहांगीर ने क्या कर दिया? मना कर दिया। कई बार पूछा था कैप्टन हैकिंस किस जहाज से आया था? तो जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर जहाज से आया था। और जहाज कैसी थी? पानी वाली जहाज थी। अब देखिए, फिर जहांगीर को जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को भेजा। कई जगह टॉमस रो लिखता है और कई जगह थॉमस रो लिखता है। ये इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए टॉमस रो कहीं थॉमस रो मिलेगा। तो जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को भेजा और टॉमस रो को इसने क्या कर दी? अनुमति दे दी जहांगीर ने। किसके लिए? कंपनी लगाने के लिए। अकबर के समय में हिंदी साहित्य क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोलते हैं। अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बोलते हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में व्यापारिक शक्तियों के आगमन के क्रम में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। पहला ही विकल्प सही है। फ्रांसीसी के बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और पुर्तगाली। ये बिल्कुल गलत है। पुर्तगाली क्या आए थे? सबसे पहले आए थे। इसमें सेम विकल्प गलत ही होंगे, तो हमारा पहला विकल्प ही सही हो गया। तो अब इसमें बात आती है कि अगर इसको याद करना है तो याद कर सकते हो। पुर्तगाली सबसे पहले कब आए थे? तो पुर्तगाली भारत में आए थे 1498 में। कौन आया था? तो उसका नाम था वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा। ये कहाँ आया था? कालीकट में आया था। कालीकट। और इसकी खातिरदारी किसने किया था? तो राजा जेमोरी ने। ये जेमोरी ही इसकी खातिरदारी ना करके इसको क्या कर दिया होता, वहीं टपका दिया होता, तो आज हम लोगों का जो देश 200 वर्षों तक क्या रहा? गुलाम रहा। वो जान ही नहीं पाते, वहाँ वहीं टपक जाते, वहीं कहानी खत्म हो जाती। जो उड़ उड़ के इधर उधर खोज रहे थे वहीं कहानी खत्म हो जाती। लेकिन क्या करोगे अगर इन्होंने, राजा जमोरी ने क्या किया? इनका क्या किया था? स्वागत सत्कार किया था। और राजा जमोरी ने ही उसे क्या किया था? भर भर के मसाला दिया था, जो जाके बेच के आया। कहाँ पर? अपने पुर्तगाल में गया और बेचा तो 60 गुना, लगभग 1 रुपये का लगभग 60 गुना इसने आमदनी किया। उसकी वजह से वहाँ से कंटिन्यू व्यापारी आने लगे और धीरे धीरे व्यापारी, आप समझ ही रहे हो आगे चल के क्या हुआ। आगे देखिए, अगर पूछा जाता है अगला, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये तो वास्को डिगामा क्या हो गए? पहला व्यक्ति हो गए। अगर कई बार पूछ देता है ये वास्को डिगामा कौन सा पहला था, अगर पूछ देता है कि दूसरा पुर्तगाली कौन आया था, तो दूसरा पुर्तगाली आया था पेड्रो पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये कौन था? दूसरा पुर्तगाली था। अगर पूछता है कि इन्होंने अपनी प्रथम कोठी कहाँ बनाई, प्रथम कोठी कहाँ बनाई, तो इन्होंने कोच्चि में बनाई। कोठी का मतलब क्या? फैक्ट्री। कोठी को ये फैक्ट्री बोलते थे। अगर बोलते हैं कि भारत में स्थल मार्ग से आने वाला फर्स्ट अंग्रेज कौन सा था? फर्स्ट अंग्रेज, तो ये कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल। देखिए, ये जानकारी खोजने से बड़ी मुश्किल से मिलती हैं।
तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो क्या करिए, तुरंत लाइक ठोकिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? हुगली में, हुगली नदी के किनारे। अगर बोल दिया जाए कि बंगाल, अगर क्वेश्चन पूछे इसी सटीक देख लीजिए, बंगाल में अगर बस्ती पूछे कि किस बस्ती में क्या किए, अपना ये आके फैक्ट्री लगाए, तो अंग्रेज कहाँ लगाए? तो अंग्रेज आके लगाए कोलकाता में अपनी फैक्ट्री। फिर अगर डचों का पूछ लिया जाए तो डच कहाँ लगाए? चीन सूरा में। ये सभी कहाँ हैं? बंगाल की बस्तियां हैं। फिर अगर पूछ दे कि फ्रांसीसी कहाँ लगाए, तो फ्रांसीसियों ने लगाया चंद्रनगर में। कहाँ पर? चंद्रनगर। फिर अगर आपसे पूछ ले कि डेनिसों ने कहाँ लगाया, तो डेनिस ने लगाया श्रीरामपुर में। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके अधीन शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी मेयो में। लेकिन ये तो एक बार जनगणना शुरू की गई, लेकिन अगर पूछ देता है कि नियमित जनगणना, अगर यही क्वेश्चन प्रथम बार न लाए के नियमित जनगणना पूछ दे, नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? 1881 से शुरू हुई। किसके समय में? उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन आ गया था। अब देखिए लॉर्ड लिटन कौन सा था? तो लॉर्ड लिटन के समय पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। अब कार्नवालिस का भी देख लीजिए। कार्नवालिस का अगर वो कहाँ दफनाया गया, तो गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में जगह है, वहीं पर दफनाया गया था। इसने क्या किया? इसने ही अस्थाई बंदोबस्त लाया। अस्थाई बंदोबस्त, या इसी को क्या बोलते हैं? जमींदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? जमींदारी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त, इसी को क्या कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था। ये जमींदारी व्यवस्था कब ले आया? तो लेके आया था 1790 में। लेके कब आया? 1790 में। लेकिन इसको अस्थाई कब कर दिया? अस्थाई कर दिया 1793 ईस्वी में। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन थे, जिसने अनेकेश्वरवाद की क्या किया? निंदा की। तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को और किसके नाम से जानते हैं? तो भारतीय पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। भारतीय पत्रकारिता के जनक खोज गए। और क्या बोलते हैं? इन्हें भोर का तारा बोलते हैं। भोर का तारा भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण के अग्रदूत बोलते हैं। पुनर्जागरण के अग्रदूत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और देखिए अब इन्हें पूछ लिया जाता है कि राजा की उपाधि इन्हें किसने दिया था? तो इन्हें अकबर द्वितीय ने उपाधि जो है इसकी किसने दिया? अकबर द्वितीय ने दिया था। अब स्वामी दयानंद सरस्वती को देखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना कर दिए। बंबई में क्या किए थे? आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पत्रिका है सत्यार्थ प्रकाश। किसकी रचना की है? सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना किए थे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। बदरुद्दीन तैयब जी ने वर्ष ... में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की
कांग्रेस को संबोधित किया? तो 1886 में कहाँ अधिवेशन था ये? कलकत्ता में। इसमें संबोधित किसने किया था? तो अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगर 1888 पूछ दे तो 1888 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था। ये फर्स्ट यूरोपीय था जिसने कांग्रेस का क्या किया था? अध्यक्षता किया था। फिर 1885 में किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। ये भी कहाँ हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुई थी। अब आती है 1887 में। तो 1887 में कौन क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प संख्या 4। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे कामागाटा मारू जहाज को प्रवेश देने से इनकार कर दिया? तो कौन से थे? कनाडा के थे। ये कनाडा जा रहे थे। इसमें कितने जहाज? ये कौन सी कहाँ की जहाज थी कामागाटा मारू? तो ये जापानी जहाज थी। कौन सी जहाज थी? जापानी। इसमें कितने इंडियन ले जा रहे थे? 346 यात्री इसमें थे। इसमें भर के ले जा रहे थे कि लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि लोग, जो लोकतांत्रिक देश होता है वो कैसे लोग अपना बातों को रखते हैं, कैसे लोकतांत्रिक में कैसे सौहार्दता के साथ लोग रहते हैं, वो दिखाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन कनाडा में क्या करिए, लोगों ने जहाज को रुकने ही नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो कौन थे वो? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा का ऑलरेडी क्या कर चुके थे? हरिपुरा में अध्यक्ष रह चुके थे और हरिपुरा का क्या किया? अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। 1939 में बात आई। 1939 में कौन? ये तो एक लड़े थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन दूसरे पक्ष में क्या थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। पट्टाभी सीतारमैया। इनको किसका सपोर्ट था? तो महात्मा गांधी का सपोर्ट था। महात्मा गांधी ने यहाँ तक बोल दिए थे कि पट्टाभी सीतारमैया जो खड़ा है उसके आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी खड़ा है। लेकिन इनके खड़े होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? 1939 में त्रिपुरी का अध्यक्षता पद जीत लिया। आप समझ सकते हो कि इनकी व्यक्तित्व का रहा होगा सुभाष चंद्र बोस का, जो महात्मा गांधी को भी टक्कर देते हुए पट्टाभी सीतारमैया को हराते हुए क्या किया? त्रिपुरी के अधिवेशन का अध्यक्षता का पद जीत लिया। फिर उन्होंने अपने पोस्ट से क्या किया? रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके SIGN रिजाइन करके कौन सी पार्टी की स्थापना कर दिए? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कब? 1939 में। लेकिन अगर ये जो पट्टाभी सीतारमैया हैं, पट्टाभी सीतारमैया ने एक बुक लिखा है कांग्रेस का इतिहास। क्या लिखा है? कांग्रेस का इतिहास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे क्या करेंगे आप? याद करके रखेंगे। आगे बढ़िए। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ था। इसमें इसी को क्या बोलते हैं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए, गांधी इरविन जो समझौता था, इसके लिए सरोजनी नायडू ने जानते हो क्या बोला था? नायडू ने बोला था कि दो महात्माओं का क्या है? दो महात्माओं का मिलन है। गांधी समझौता को सरोजनी नायडू ने क्या बोला? दो महात्माओं का मिलन बोला। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17, मैडम भीखाजी कामा 1907 ईस्वी में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? तो स्थान था स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ है? तो ये जर्मनी का एक स्थान है। क्या है? जर्मनी में फहराया था। मैडम भीखाजी कामा को क्या बोलते हैं? क्रांतिकारियों की जननी भी बोलते हैं। क्रांतिकारियों की जननी बोलते हैं। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन किन किन नदियों के बीच में पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में क्या होता है? पाया जाता है। यहाँ का सबसे अगर प्रसिद्ध जानवर देखेंगे तो रॉयल बंगाल टाइगर। और भी इसमें देखना चाहें तो यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि भी इन वनों में क्या पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, एल नीनो के तट पर से लगे गर्म जलधारा का विकास को कौन सा नाम दिया गया है? तो ये कहाँ है? ये पेरू में है। पेरू में ही कौन सी जलधारा बहती है? हम्बोल्ट की जलधारा। अगर इनका कैपिटल देख लूं तो चिली का क्या है? चिली का सेंटियागो कैपिटल हो जाएगा। पेरू की अगर कैपिटल मैं देखूं तो पेरू की क्या हो जाती है? लीमा हो जाती है। बोलिविया का पूछे तो लापाज हो जाएगी। वैसे ही कोलंबिया का पूछे तो क्या हो जाएगा? बोगोटा। क्या हो जाएगा? बोगोटा। देखिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कम से कम अपने एक फ्रेंड में क्या करें? शेयर करें, जिससे कि आपको ये जो जानकारी मिल रही है वो आपके फ्रेंड सर्कल में भी मिले। अगर आपका कोई सवाल होता है तो क्या करिए? कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, या तो हम लोग कमेंट में ही, अगर छोटा क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ही आपको क्या मिलेगा? जवाब मिल जाएगा। नहीं तो हम लोग अगली वीडियो में जो बनाएंगे उसमें आपके क्वेश्चन को ऐड करके क्या करेंगे? तो आपका सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।